गुड मॉर्निंग। चलिए, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करनी है हिंदी की। ठीक है, रचना शिक्षण। रचना का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिएटिव होना, कुछ क्रिएट करना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना। तो रचना शिक्षण क्या है आपकी? जिसके अंदर आप कुछ बनाते हो, कुछ क्रिएट करते हो। ठीक है, ऐसा शिक्षण, ऐसी लर्निंग आपकी। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे जो राइटिंग पार्ट होता है, राइटिंग स्किल जो होती है वो आती है, जैसे कि अनुच्छेद लिखना, पत्र लिखना, एकांकी लिखना, रिपोर्ट लिखना। ठीक है, तो जो भी हमारी राइटिंग स्किल्स होती हैं वो रचना शिक्षण के अंदर आती है। रचना का क्या मतलब है? निर्माण करना, किसी चीज को सजाना, संवारना। ठीक है, किसी चीज को बनाना, सिंपल सी भाषा के अंदर कि किसी चीज को बनाना। ठीक है, रचना क्या करती है? वाक्यों को क्रमबद्ध रूप में रचना निर्माण में हम क्या करते हैं? वाक्यों को क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं कि भाई पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। ठीक है, दो रूप से होती है रचना, एक मौखिक होती है, एक लिखित होती है। ठीक है, मौखिक रचना का संबंध बोलचाल से होता है। लिखित रचना का संबंध लिखने से होता है। ठीक है, अपनी बात को लिखकर बताना। रचना शिक्षण का अर्थ क्या है कि भाई जब हम भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं तो बच्चे में 4 स्किल्स डेवलप की जाती हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसके साथ बच्चों के जो थॉट्स है उनको इफेक्टिव ढंग से हम क्या करते हैं? डेवलप कराते हैं। बच्चे जब तक अपने विचारों को इफेक्टिव वे से किसी के सामने एक्सप्रेस करना नहीं सीखेंगे, ठीक है, तब तक उनकी भाषा का पूरा विकास नहीं होगा। इसलिए अगर आपने उनको चारों स्किल सिखा भी दी है, उसके बाद भी आपको चाहिए कि आप उनके अंदर रचना शिक्षण डेवलप करो। यानी कि अगर उनको कोई टॉपिक दे दिया जाए कि इसके ऊपर मुझे अभी यहीं पे हाथों हाथ अनुच्छेद लिख के दो, तो वो लिख दे। अगर आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए आप बैंक गए हो, आपको बोला जा रहा है कि ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन लिख के दो, तो आपने वहीं खड़े खड़े लिख दी, तो मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो अच्छी है। रचना शिक्षण आपके अंदर डेवलप हो रखा है। ठीक है, तो इसके बाद रचना शिक्षण प्राथमिक स्तर पर 198 पेज पे आ जाओ। प्राथमिक स्तर पे रचना शिक्षण के क्या महत्व है, प्राइमरी क्लासेस में क्या महत्व रहेंगे? तो प्राथमिक स्तर पे सबसे पहले तो हम बच्चे को वाक्य की रचना करना सिखाते हैं। ठीक है, शिक्षा टीचर जो है बच्चों को वाक्य रचना का ज्ञान देगा, ये कैसे वाक्यों को जोड़ जोड़ कर जो है हम एक अनुच्छेद बना सकते हैं। जैसे जब आपने देखा होगा हम छोटे होते हैं तो हमें टीचर कहता है कि माई सेल्फ के ऊपर 5 लाइनें लिखो या मेरी गाय के ऊपर 5 लाइनें लिखो। ठीक है, हम उन 5 लाइनों को लिखते हैं, फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो हमें जोड़ जोड़ के लिखाया जाता है। तो ये होती है वाक्य की रचना करना। फिर वाक्यों की पूर्ति करना, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको बोलते हैं। तो छोटी क्लासेस में हमको वो दे दिए जाते हैं, वाक्य दे दिए जाते हैं और बीच बीच में डैश उनके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और बोला जाता है कि कहानी के आधार पे या अपनी सोच के आधार पे इसको पूरा करो। फिर वाक्यों को ठीक प्रकार से लिखना, तो बच्चों को ठीक प्रकार से वाक्य लिखना सिखाया जाता है। ऐसे में बच्चा एक तो वाक्य का निर्माण भी करना सीख जाता है, दूसरा उसका सुलेख जो हैंडराइटिंग है वो भी सुधर जाती है, और तीसरा उसका वर्तनी का जो ज्ञान है, स्पेलिंग एरर जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। फिर शब्द साधन, रचना शिक्षण के लिए बच्चों के पास शब्द संपदा का होना जरूरी है। वोकैबुलरी उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अगर वोकैबुलरी बच्चों की अच्छी है, उनको सफिक्स एंड प्रीफिक्स को प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर पता है, ये चीजें इनको सिखाई गई हैं, इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग इनका भी ज्ञान है। विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, वर्तनी की शुद्धता यानी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग होना, पंक्चुएशन, समास, संधि, ये सब भी अगर बच्चों को पता है तो बच्चे जो है वो आपका अच्छा क्या करेंगे? रचना करेंगे। फिर पत्र लेखन, शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को पत्र लेखन की कला का भी ज्ञान करवाया जाता है। हम छोटे होते हैं तो हमें जैसे बीमार पड़ने पर अवकाश हेतु पत्र, या फीस माफ करने पर स्कूल प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है, इस तरीके से पत्र हमें लिखवाए जाते हैं। तो इससे बच्चा जो है इसकी क्या बोलते हैं, पत्र लिखने की जो कला है वो बेहतर होती है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है? ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है बेटा अभी, रचना शिक्षण कि रचना शिक्षण होता क्या है। सिंपल, रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या है भाई? एक तो स्पीड से लिखना सीखेगा वो। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, प्लस उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी रचना शिक्षण से।
दूसरा, बच्चा जो है वो साहित्य, जो लिटरेचर है हमारी, उसकी अलग अलग विधाओं को समझेगा। ठीक है, विधाएं क्या होती हैं, जैसे लिटरेचर है तो कोई कोई किसी में प्रेम भाव होगा, किसी में तुम्हारा देशभक्ति वाला भाव होगा, ठीक है, किसी के अंदर तुम्हारा क्रोध वाला भाव होगा, किसी के अंदर कोई नैतिक मूल्य तुम्हें सिखाया जा रहा होगा। तो ये अलग अलग विधाएं होती हैं। तो बच्चा जो है लिटरेचर की, साहित्य की अलग अलग विधाओं से उसका परिचय होता है। ठीक है, और जब इन चीज़ों से परिचय होता है तो उसकी वोकैबुलरी, उसका शब्द भंडार बढ़ने लगता है। विद्यार्थी में क्रमबद्ध रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता आती है कि अपने थॉट्स को किस सीक्वेंस में मुझे रिप्रेजेंट करना है, ये उसको समझ आने लगता है। ठीक है, अलग अलग शब्द, सूक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको कैसे इस्तेमाल करना है मुझे ये आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई इंसान है, वो कोई काम ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में मैं कुछ लिख रही हूँ, तो मैं एक लोकोक्ति है वो यूज कर सकती हूँ कि तू धरती पे बोझ है, धरती पे बोझ है तू। ठीक है, यानी कि तू कुछ काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का है। तो आपको वो जगह आनी चाहिए कि कहाँ पे मुझे कौन सा मुहावरा यूज करना है। ठीक है, मौलिक विचार जो होते हैं बच्चा उनको एक्सप्रेस कर पाता है अपने। फिर सृजनात्मक शक्ति, जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, क्रिएटिव पावर होती है, वो डेवलप होती है बच्चों की। भाषा शैली अच्छी होती है, जो लैंग्वेज स्टाइल होता है उनको समझ आता है कि मुझे कौन से स्टाइल में अपनी जो वो है क्या बोलते हैं रचना है उसको लिखना है। ठीक है, बच्चा तर्क शक्ति, जिसको बोलते हैं रीजनिंग, और तुम्हारा कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, ये सब डेवलप होता है बच्चे के अंदर। ठीक है, और उसके बाद बच्चा ज्ञान अर्जन करता है, नॉलेज जो है उसको एक्वायर करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, मातृभाषा जो है उसका सही रूप जो है उसे लिखने में सफल हो पाता है, निबंध लेखन लिख पाता है, निबंध लिख पाता है। अब रचना शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या क्या हैं, तरीके क्या क्या हैं। भाषा शिक्षण यंत्र विधि, तो इस विधि में क्या होता है, शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, वो चार टूल्स का यूज करता है बेटा। चार कौन से टूल्स हैं, ग्रामोफोन, रिकॉर्डर, वर्णय चित्र और सहायक पुस्तक। ठीक है, तो वर्णय चित्र को क्या करेंगे, दीवार पे टांग देंगे और टीचर ग्रामोफोन या टॉप टेप रिकॉर्डर पे वो चला देगा, रिकॉर्डिंग चला देगा एक। ठीक है, और वो जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर उस चित्र से रिलेटेड ही बोला जा रहा है। तो जब रिकॉर्ड बजेगा तो बच्चों को बोला जाएगा कि ध्यान से सुनो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसके जवाब देने हैं। सहायक पुस्तक के आधार पे बच्चे क्या करते हैं, खुद उत्तरों को ठीक करते हैं, जो हेल्प बुक होती है। ठीक है, परंतु ये विधि ना तो अधिक फेमस है और ना ही ये सुविधाजनक भी है। तो हेल्प बुक हम बच्चों को ज्यादा देते नहीं है। फिर आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में टीचर जो है बच्चों से सवाल पूछता है, बच्चे उसका जवाब देते हैं, और उत्तरों में जो भी प्रॉब्लम आएगी, त्रुटि मतलब कोई भी एरर आएगा, टीचर उसको दूर कर देगा। फिर चित्र वर्णन विधि, अगेन वही चित्र जो है उसको कक्षा की, क्लास की दीवार पे टांग देगा, उसके बाद बच्चों से उसके अलग अलग पार्ट्स को लेके प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इससे बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, फिर उद्बोधन विधि, इस विधि में शिक्षक क्या करेगा, विषय से संबंधित ज्ञातव्य बातें छात्रों से पहले ही निकलवा लेता है। ठीक है, उद्बोधन करना यानी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग निकलवाना। ठीक है, तो क्या करेगा कि बच्चों उस विषय के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को वो पहले निकाल लेगा। प्रीवियस नॉलेज निकालने के बाद वो बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसको विकास करने के लिए, विषय के संबंध में नई बातें खोजने के लिए एनकरेज करेगा। ठीक है, तुम्हें पहले से क्या पता है इस बारे में, पहले तो मुझे वो बताओ, ये उसके बाद तुम क्या करना है, अब इसके बारे में नई चीजें ढूंढ के लाओ। ये उद्बोधन विधि होती है। फिर तुम्हारा वाद विवाद विधि, इस विधि में शिक्षक शुरू में वाद विवाद वाले विषय को लेता है। ठीक है, डिस्कशन करवाएगा, बच्चों बच्चों को बोलेगा एक दूसरे को अपने तर्क दो, वितर्क दो। ठीक है, इसके बाद आपका कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच। अनुकरण विधि आ जाओ पेज नंबर 202 पे।
अनुकरण विधि होता है, इसके अंदर भाषा और शैली में लिखी हुई किसी रचना को विद्यार्थी के सामने रखा जाएगा। ठीक है, बच्चा उस रचना का अनुकरण करेगा, नकल करेगा, ठीक है, बताए गए विषय पर, और उसके हिसाब से बिल्कुल सीक्वेंस में चीजों को लिखेगा। जैसे बच्चों को रुपए की आत्मकथा सुनाकर या पढ़ाकर लिखाई जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार आरंभिक कक्षाओं में बच्चों को होली पर आदर्श निबंध सुनाया जा सकता है अथवा उन्हें पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहले से ही उनको क्या करना है, एक चीज दे देनी है, उसका अनुकरण वो करेंगे और फिर रचना करेंगे। फिर इसमें खेल विधि आ जाता है बेटा। इसमें बच्चों जो है खेल विधि के माध्यम से रचना शिक्षण प्रदान किया जाता है। छोटी क्लासेस में ये ज्यादा यूज होता है। निर्देश विधि जो होता है, इसके अंदर बच्चों को अपनी रचना पढ़ के सुनाने का मौका दिया जाता है, और शिक्षक जो है होता है, टीचर जो होता है, वो हर बच्चे की रचना में आवश्यक संशोधन करेगा, जो भी नेसेसरी वो है चेंजेस हैं वो करेगा, और उनको एनकरेज करेगा, प्रशंसा करेगा। इसके बाद रचना शिक्षण में जो पेज नंबर 203 है, ये जो पहला पॉइंट है, इसको भी आप लिख सकते हो बेटा। रचना शिक्षण में 3 वो होते हैं, टीचिंग मैक्सिम्स, टीचिंग फॉर्मूला होते हैं। पहला, सरल से कठिन की ओर, बच्चे को आसान चीजें सिखाओ, फिर कठिन टॉपिक की तरफ लेके जाओ। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नोन से अननोन, जो बच्चे को पहले पता है उससे लेके वहां लेके जाओ जो बच्चे को नहीं पता। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो कॉन्क्रीट चीजें हैं पहले वो सिखाओ, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट चीजों की तरफ उसे लेके जाओ। अब आ जाओ पेज नंबर 204, रचना के लिखित रूप। तो सबसे पहले आता है पत्र शिक्षण। तो आपने बेटा पहले इसमें बता देना है कि हम किसी व्यक्ति को संदेश अगर हमें पहुंचाना होता है, अपनी कोई ज़रूरत उसको बतानी होती है, कोई इच्छा बतानी होती है, तो हम उसे पत्र लिखकर जो है अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं। तो पत्र लिखना एक कला है। ठीक है, पत्र लिखना जो होता है उसके अंदर अपने भाव प्रकट होने चाहिए, किस तरह से लिखना है ये आना चाहिए। अब आपने बताना है पत्रों के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आपने अनौपचारिक बताना है कि अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल वो पत्र होता है जो हम अपने सगे संबंधी, दोस्त यारों को लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर औपचारिक पत्र आपने बताना है कि औपचारिक पत्र वो होता है जो फॉर्मल होता है, यानी कि जो हम उन लोगों को लिखते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, जो हमारे सगे संबंधी नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनली जो हम लिखते हैं वो हमारा औपचारिक होता है। इसमें आपने बेटा एक एक अनौपचारिक और एक औपचारिक पत्र उठा के लिख देना है अपने आंसर को बड़ा करने के लिए। ठीक है, जैसे पहला वाला जो है पेज नंबर 206 पे आप ये लिख दो कि पापा को नहीं, चाचा को मेरा जन्मदिन का गिफ्ट लाने के लिए पत्र। ठीक है, एक ये लिख दिया। औपचारिक पत्र में आपने लिख देना है कि फीस माफ हेतु पत्र। इसमें आपने फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट बना देना है, जैसे साइड में डेट वगैरह लिख दी, एड्रेस लिख दिया, फिर प्रिय जिसको भी लिख रहे हो, बहुत सारा प्यार, आज ही तुम्हारा पत्र मिला और मुझे पता चला कि तुम्हें अपने जन्मदिन पर ये तोहफा चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। दादी को और माँ को प्यार देना मेरा, और लास्ट में तुम्हारा चाचा ब्ला ब्ला। ठीक है, और ऐसे ही औपचारिक में कर देना, जैसे कि किसी उसको लिख रहे हो ब्रांच मैनेजर को, तो बैंक ब्रांच मैनेजर, कौन सा ब्रांच है वो लिख देना, डेट लिख देना, और उसके बाद अपना वो बना देना, महोदय निवेदन है कि मुझे आपके बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस अर्जी को जो है मान ले, और आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी। ठीक है, इस तरीके से नाम वाम लिख देना, या स्कूल के प्रति लिख सकते हो। फिर आता है निबंध शिक्षण। निबंध बेटा लेखन हिंदी साहित्य का एक स्वतंत्र विधान है, मतलब इसके अंदर हम फ्री राइटिंग करते हैं, इसके अंदर हमें कोई कोई बंधन नहीं होता। इसका जो शब्द है उसका मतलब ही यही है, नी जमा बंध, यानी कि भली प्रकार से बंधा हुआ, नी जमा बंध। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कॉम्पोजिशन बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। जैसे अभी हिंदी में लाइन लिखी है ना, अंग्रेजी में इसे कॉम्पोजिशन कहते हैं। सेम ऐसे ही आप अपने पेपर में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो निबंध एक गद्य रचना होती है जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी टॉपिक के ऊपर हम वर्णन करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज, उसके सॉल्यूशन, इन सबको डिस्कस करते हैं। निबंध के टाइप्स होते हैं बेटा, कथात्मक निबंध। कथात्मक निबंध जो होते हैं ये सिंपल होते हैं, इनकी भाषा इजी होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है, उसके ऊपर निबंध लिखना, किसी घटना, किसी पुरानी कहानी, धार्मिक पहलू के आधार पे निबंध लिख देना। क्या है ये,
वर्णात्मक, वर्णात्मक निबंध होता है जैसे आपके सामने कोई घटना घटित हुई है, ठीक है, उस जो आपने देखा है बिल्कुल एज इट इज वो लिख देना। जैसे आप कुतुब मीनार गए तो आपने जो जो वहां देखा उसको एज इट इज लिखना, वो वर्णन करना। विचारात्मक निबंध होता है आपका किसी टॉपिक के ऊपर कोई विचार है, थॉट्स है, तो आप अपनी चिंतन शक्ति, तर्क वितर्क देकर उस निबंध को लिख रहे हो। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है, इन्वेंशन सॉरी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, आप अपने विचार दोगे, तो ये विचारात्मक निबंध हो गया। भावात्मक निबंध जिसमें आप अपने भाव प्रकट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स जो होते हैं उनको प्रकट करते हो। अब निबंध शिक्षण के उद्देश्य 211 पेज पे आओ। विद्यार्थियों को अपने भावों, विचारों, किसी घटना को देखने के बाद मन की प्रतिक्रिया को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, मैंने कोई घटना देखी है, उसको मुझे किस तरह से लिखना है, अगर मेरा निबंध लेखन अच्छा है तो मैं उसको अच्छे से लिख पाऊंगी। मेरे अंदर मौलिक चिंतन पैदा करेगा, ऑब्जर्वेशन की पावर अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो है ये मेरी बढ़ेंगी, निरीक्षण शक्ति का विकास होगा, मैं ऑब्जर्व अच्छा करूंगी, अलग अलग स्टाइल से मैं निबंध लिखूंगी, इमेजिनेशन पावर मेरी अच्छी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके उद्देश्य हो गए। फिर टीचर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो निबंध लिखते समय सभी जो अक्षर हैं वो सुंदर हो, क्लियर हो, ठीक है, वर्णमाला के हिसाब से बने हुए हो, अक्षर और वर्णों की जो बनावट है वो एक जैसी हो, ठीक है, वाक्य जो है वो ज्यादा काट छाट उसके अंदर ना हो, भाव जो है वो सही ढंग से प्रकट हो, भाषा जो है वो सिंपल हो, सहज हो, विषय के हिसाब से हो। ठीक है, निबंध में जो भी जरूरतमंद सूक्तियां या मुहावरे आपको ऐड करने हैं वो आप करो, उचित विराम चिन्ह पंक्चुएशन का इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद ऐसा वाक्य मत यूज करो जो देश के खिलाफ हो, धर्म के, जाति के खिलाफ हो या मानवता के खिलाफ हो। ठीक है, भाषा में व्याकरण का ख्याल रखो अपनी, ये इसके ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपका महत्व में भी उद्देश्य ही बता देना। अ, फिर पेज नंबर 217 पे आओ बेटा, निबंध शिक्षण की विधियां। पहला, देखो और रचो विधि। तो इसके अंदर क्या होगा कि टीचर जो है कोई चित्र जो है उसको टांग देगा, कुछ वस्तुएं लाके सजा देगा क्लास के अंदर, बच्चों को बोलेगा कि इनको देखो और अपने भाव इनको देख के एक्सप्रेस करो, तुम्हें इनको देख के क्या लग रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पेटी है, पेटी मतलब संदूक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को देख के आपको एक वो लिखना है, निबंध लिखना है। प्रश्नोत्तर विधि, तो शुरू में यह विधि प्राचीन भारत और यूनान में फेमस थी। इस विधि द्वारा प्रश्नों के उत्तर के आधार पर निबंध तैयार किया जाता था। ठीक है, सुकरात इस विधि का श्री गणेश किया, इसलिए इसे सुकरात विधि भी कहा जाता है। जिस किसी पर निबंध लिखना होता है उससे संबंधित जिज्ञासाओं को विद्यार्थी प्रश्न के रूप में अध्यापक के समक्ष रखते हैं, अध्यापक उनका समाधान करता है। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी के तौर पे बच्चे टीचर से सवाल पूछेंगे और टीचर उनका जवाब देगा और ऐसे वो अपना निबंध रचना कर लेंगे। उसके बाद अनुकरण विधि, वही टीचर पहले एक निबंध तैयार करके दिखाएगा, फिर बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, जैसे वही बचपन में हम लिखते थे, मेरा मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय खेल, मेरी माँ, मेरा मित्र। ठीक है, इसके बाद वाद विवाद प्रणाली, डिस्कशन वाला। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख लेना, बस काफी है। फिर आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब अनु जमा छेद, दो दो शब्दों से बना है, मतलब किसी भी विषय पे लिखा गया छोटा सा लेख। तो अनुच्छेद जो होता है इसके अंदर एक ही पैराग्राफ होता है। ठीक है, इस प्रकार का लेख विषय वस्तु से पूर्णतः जुड़ा होता है, इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं होती है, एक ही पैराग्राफ होगा जिसे अनुच्छेद कहेंगे। कहानी हो गया, ट्रैवलॉग हो गया, मेमोयर हो गया आदि किसी विधा के आधार पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है। ठीक है, कुछ विद्वान इसे पल्लवन भी कहते हैं अनुच्छेद को। फिर पेज नंबर 220 पे आओ, अनुच्छेद लेखन की आवश्यक शर्तें।
तो अनुच्छेद लेखन का उद्देश्य होना चाहिए, आप जो कुछ भी लिख रहे हो बेटा उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस उठाया और लिख दिया। उद्देश्य का आकार, अनुच्छेद का जो आकार है बेटा बेटा वो सीमित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी क्लास, आप अगर आप क्या बोलते हैं मिडिल स्कूल के हो, 6 to 8 के या 9 to 12 के हो, तो 20-25 लाइन में अनुच्छेद खत्म हो जाना चाहिए। और अगर आप प्राइमरी क्लास के बच्चे हो तो 10 लाइन में आपका अनुच्छेद खत्म हो जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन का जो विषय है, ठीक है, तो जो टॉपिक आपको दिया गया है उसी पे अनुच्छेद होना चाहिए, इधर उधर की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। वाक्य विन्यास, अनुच्छेद लिखते समय बच्चों को सही वाक्य जो है उनका यूज करना है, शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ऐसी अपनी रोजमर्रा वाली बोली जाने वाली भाषा नहीं लिखनी है, ठीक है। सार गर्भिता होनी चाहिए, यानी कि थोड़े शब्दों में ज्यादा बात कह जाना। ओके। तर्क आश्रित होना चाहिए, आपके अनुच्छेद में तर्क होना चाहिए, लॉजिकल बात होनी चाहिए। पाठकों का की रुचि का ध्यान, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मेरा आर्टिकल, मेरा अनुच्छेद पढ़ेगा वो मेरे इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो, उससे इंटरेस्ट भी आए। इसके बाद क्या क्या त्रुटियां आती हैं, ठीक है, क्या दो प्रॉब्लम्स आती हैं अनुच्छेद में। तो बच्चे क्या करते हैं कि एक ही सेंटेंस को बार बार लिखते हैं, रिपीट करते हैं अनुच्छेद में, ठीक है, जिससे कि पैराग्राफ का जो प्रभाव है बेटा वो कम हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, बच्चे जो है एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं, ठीक है, एक ही शब्द का बार बार यूज करते हैं, पता चलता है कि उनमें वोकैबुलरी की कमी है। ओके। इसके बाद 2 to 2 पे आओ, फोर्थ पॉइंट, अनुच्छेद रचना विषय अनुकूल और क्रम अनुसार होनी चाहिए। मतलब पहले ये हुआ, पहले फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी बात आपने कहीं भी उसके अंदर लिख दी है। बच्चे किसी अन्य बात को अगर एक्सप्रेस करना चाहता है और जिसका संबंध टॉपिक से नहीं है तो उसके लिए वो अलग से अनुच्छेद लिखे, उसके अंदर उसको ना डाले, ठीक है। फिर इसमें पेज नंबर 2 to 4 पे आ जाओ। अनुच्छेद के गुण, तो अनुच्छेद का लेख सुंदर, सुडोल, स्पष्ट होना चाहिए, आपके थॉट्स फ्लुएंट होने चाहिए, आपके थॉट्स एक सीक्वेंस में बंधे होने चाहिए, आपकी भाषा जो है वो सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, विषय सामग्री जो है वो अनुच्छेद के हिसाब से होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज स्टाइल सही होना चाहिए, आवश्यक विराम चिन्ह का इस्तेमाल आपने करना है, तर्क देना है, मुहावरे लोकोक्ति का इस्तेमाल करना है, व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए, ये आपके गुण हैं। फिर आता है कहानी शिक्षण, एक सफल कहानी के गुण कौन कौन से हैं। तो कहानी क्या है बेटा, कहानी को कैसे परिभाषित करेंगे हम। कहानी भी एक गद्य साहित्य है, ठीक है, गद्य रचना है। इसके अंदर हम कि बच्चों के मनोरंजन के लिए कहानी को सुनाते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से बताना है कि बच्चों के मनोरंजन के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल आए, बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए हम कहानी सुनाते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपने उद्देश्यों में आना है, 2 to 6 पेज पे। कहानी की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, जैसे कोई देशभक्ति की कहानी है, ठीक है, कोई त्योहार पे कहानी है, कोई नैतिकता पे कहानी है, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। वे बच्चों को पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कहानियाँ सुनानी चाहिए, ठीक है, जिनसे इन्हें हर चीज़ की नॉलेज ज्ञान हो। कहानियों के ज़रिए से हम ज्ञान दे सकते हैं, कहानियों से बच्चों का इंटरेस्ट आता है, ठीक है, और उस ज़रिए से हम उनको काफ़ी सारी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नए शब्द सीखेगा, मुहावरे सीखेगा, ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास होगा, कैरेक्टर डेवलप होता है जब हम उन्हें मॉरल कहानियां सुनाते हैं। मातृभाषा का सही रूप लिखना सीखेगा, सोचने की जो शक्ति है वो बेहतर होगी, स्वतंत्रता पूर्वक सोचेगा, ठीक है, और मौलिक चिंतन उसका बेहतर होगा, साहित्य रचना की रुचि उत्पन्न होगी, बौद्धिक विकास होगा, राष्ट्र के बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा, ठीक है, जब पैट्रियोटिक कहानियां उसको सुनाई जाएंगी, कहानी पढ़ने और लिखने के योग्य हो जाएगा।
एक सफल कहानी के गुण कौन कौन से हैं कि कहानी में नैतिक गुण जरूर होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज जरूर होनी चाहिए। कहानी में जो कैरेक्टर्स है बेटा, उनकी संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3-4 लोगों में कहानी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, कहानी की जो लैंग्वेज है वो सिंपल, नेचुरल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। ठीक है, सरल से जटिल की ओर जाने वाली होनी चाहिए। कहानी में सत्यम, शिवम, सुंदरम का समावेश होना चाहिए, यानी कि सत्य होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, शिवम होना चाहिए। कहानी का अंत जो है वो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो होपलेस ना हो। ठीक है, आशावादी रहें, पॉजिटिव थिंकिंग उनकी रहे। कहानी में अश्लील भाषा नहीं होनी चाहिए, गंदी भाषा नहीं होनी चाहिए। कहानी में एक नायक होना चाहिए, एक खलनायक होना चाहिए, एक हीरो और एक विलेन होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि अच्छे और बुरे का क्या फर्क होता है। ठीक है, कहानी में हमेशा शिक्षाप्रद होनी चाहिए, यानी कहानी पढ़ के बच्चों को कोई ना कोई शिक्षा मिले, कोई मॉरल टीचिंग मिले। कहानी बच्चों को मनोरंजन कर सके, ये भी जरूरी है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद गुण और महत्व वही बता देना एक ही। फिर कहानी शिक्षण के लाभ जो हैं वो भी वही है, महत्व, गुण सब। सावधानियां क्या रखनी है हमें कि यदि कोई शिक्षक ठीक ढंग से बच्चों को कहानी सुनाए तो उसकी उनकी नज़र में शिक्षक की इज्जत बढ़ती है। ठीक है, तो शिक्षक को सही ढंग से कहानी सुनानी चाहिए, अच्छी कहानियां लेकर आनी चाहिए जो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, बच्चों को पसंद आए। ठीक है, ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए जिसके अंदर न्याय हो, पॉजिटिविटी हो, अच्छा और बुरे के बीच में फ़र्क बताया जा सके। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद संवाद शिक्षण आ जाओ। संवाद होता है डायलॉग राइटिंग आपकी। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग के बीच में जो बातचीत होती है उसको हम कहते हैं संवाद। एक संवाद लिख के दिखा देना बेटा। ठीक है, जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि गीता गृह कार्य नहीं कर पाई, इस संदर्भ में अध्यापक से उसकी जो बातचीत हुई उसका विवरण कीजिए। ठीक है, तो अध्यापक बोल रही है तुम अपनी कॉपी दिखाओ, गीता बोल रही श्रीमान जी आज मैं काम नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो, मैं इसे कल पूरा करके लाऊंगी। अध्यापक क्यों नहीं किया? कल मेरे माता जी बीमार हो गई थी, उनके साथ अस्पताल जाना पड़ा। तो इस तरीके से आप एक डायलॉग बढ़िया सा लिख के दिखा सकते हो। अब संवादों की विशेषता क्या है कि इनकी भाषा सिंपल होती है, नेचुरल होती है। अब हम कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाषा तो मैं यूज़ नहीं कर रही आप लोगों से बात करते में। ठीक है, संवाद की भाषा सिंपल होगी, सरस होगी, भावपूर्ण होगा, फ्लुएंट होगी। ठीक है, मेरे जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे वरना आप बोर हो जाओगे। ठीक है, छोटे संवाद होंगे, नेचुरल संवाद होंगे, टॉपिक के हिसाब से संवाद होंगे, मेरे भाव उसके अंदर प्रकट हो रहे होंगे। ठीक है, वक्ता पात्र के आंतरिक बाह्य चरित्र की जानकारी देने में समर्थ होगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसमें से कौन कौन सा संवाद आप मार्क कर लो। एक तो गीता गृह कार्य नहीं कर पाई, ये वाला। एक आपका दूसरा वाला पाठ्य पुस्तक के पाठ देर आए दुरुस्त आए, इसको मार्क कर लो। और एक करो 233 पेज पे परीक्षा आरंभ होने से पहले शीला और राहुल के बीच बातचीत को लिखिए, ये वाला मार्क कर लो। इनको पढ़ लेना एक एक बार। ठीक है, इसके बाद ये बाल अदालत में संवाद, ये भी इसको भी मार्क कर लो। फिर तुम्हारा सार संक्षेपण। सार मतलब होता है निचोड़, यानी समरी करना। ठीक है, तो किसी भी अनुच्छेद या निबंध का जो सार है वो 2 शब्दों में या 1-2 वाक्य में दिया जाता है। ठीक है, परंतु इसे संक्षेपण कहना अधिक उचित होगा। संक्षेपण मतलब दिए गए गद्यांश को उसके मूल तत्व को सुरक्षित रखते हुए, मतलब जो उसका आइडिया है उस स्टोरी का, उसको आपने सेव रखना है और 1/3 शब्दों तक संक्षिप्त कर देना है। मान लीजिए 1 पेज का आपका निबंध लिखा हुआ है, तो आपने उसको समराइज करना है, छोटा करना है, निचोड़ निकालना है, अपने शब्दों में लिखना है, 1/3 उसका बना देना है आपने सार। लेकिन
आइडिया नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है। तो जब हम सार लिखते हैं, समरी लिखते हैं, तो इसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है। संक्षेपण में, सार संक्षेपण में भाषा का मूल रूप की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। सहज, सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग यूज करना चाहिए। लेखन का लगभग एक तिहाई भाग जो है वो आपका सार होना चाहिए। अब इसकी प्रक्रिया क्या है कि भाई जिस भी निबंध का, गद्यांश का आप समरी लिखने जा रहे हो, पहले उसे ध्यान से पढ़ो, समझो। ठीक है। बार बार पढ़ते रहो जब तक समझ ना आए। फिर विषय के केंद्रीय भाव को अंडरलाइन करते रहो, बिंदुएं मार्क करते रहो कि ये इसका अनुसार क्रम है, एक दो तीन लिखते जाओ उस पे। आवश्यकता पड़ने पे विषय के केंद्रीय भाव को अलग से कागज पे लिख लो। ठीक है। और उसे अनुच्छेद का शीर्षक बना लो। रेखांकित किए गए विचार बिंदुओं को कम से कम शब्दों में, लाइन में, सीक्वेंस में लिखते चले जाओ। और एक तिहाई सार उसका बना लो कि मान लो 600 शब्द का निबंध था, तो 200 शब्द के अंदर आपने अपना जो है सार समरी खत्म करनी है। वाक्य जो है वो सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, पुनरावृत्ति, ये सब आपने अपनी समरी में नहीं लिखने हैं। ठीक है। वाक्यों शब्द और वाक्यों का यथासंभव प्रयोग नहीं करना है। आंकड़े, तिथियां, नाम आदि ये सब नहीं लिखना होता समरी के अंदर। ठीक है। डेट्स वगैरह, हिस्ट्री की, ये सब नहीं लिखना है। कोई भी बात ऐसी नहीं लिखनी है जो मूल गद्यांश में नहीं हो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। रेखांकित सभी बिंदु सार संक्षेपण में आएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आपने उसमें अंडरलाइन की है वो सब आप लिख दोगे सार में। ठीक है। इसमें आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करना है। जैसे धर्म का उपदेश देने वाला, उसके लिए आप धर्म उपदेशक वर्ड यूज कर लो। दूर दूर तक फैला हुआ, दूर व्यापी, ऐसे वर्ड यूज कर लो। ठीक है। फिर आवश्यक शर्तें जो है उसमें भी यही लिख देना जो प्रक्रिया है, कि क्या ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें नहीं डालना है। फिर इसके गुण जो दे रखे हैं कि सुंदर होना चाहिए, सुडोल होना चाहिए, वही जो सारे सब में वही चीजें आएंगी। विचार जो है वो क्रमबद्ध हो जाते हैं। भाव प्रकट करना है, क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह का सही इस्तेमाल करना है। भाषा शैली सही होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब में यही लिखना है। निबंध हो, कहानी हो, सार संक्षेपण हो, सब में एक ही चीज लिख के आ जाना। इसके बाद संस्मरण होता है। मेमोयर, मेमोयर होता है आपकी मेमोरी के आधार पे लिखा गया। ठीक है। जिसके अंदर आप थे, तो आपके साथ कोई घटना घटित हुई थी, उसके अंदर आप थे, उस स्मृति के आधार पे आप कुछ लिख रहे हो, अपनी स्मृति के आधार पे। ठीक है। किसी घटना, वस्तु या स्थल या व्यक्ति से संबंधित अनुभूति लेखक के हृदय पटल पर झांककर उसके मन को अंदर ही अंदर कुदेरती है, तब तक वह स्मरण का रूप धारण करके अभिव्यक्त होती है। तो मेमोयर होता है मेमोरी के आधार पे लिखा गया। अच्छा, रेखा चित्र क्या होता है? स्केच। ठीक है। किसी के बारे में रफली लिख देना है ऐसे ही। तो रेखा चित्र और संस्मरण में समानता यह है कि ये किसी एक पात्र के बारे में का चित्रण करते हैं। और अंतर क्या है कि रेखा चित्र जो है तुम्हारा वो वर्णात्मक होता है, उसमें घटना बताई जाती है। और संस्मरण जो होता है इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, विवरण किया जाता है। ठीक है। रेखा चित्र में वर्णन दिया जाता है, यानी कि किसी घटना के बारे में बताया जाता है। और संस्मरण में विवरण, डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे कैसे हुआ था मेरे साथ। ठीक है। फिर विशेषताओं पे आ जाओ। ये फेमस व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं। ठीक है। यादों के आधार पे लिखे जाते हैं। संस्मरण में देश और काल के वर्णन की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस टाइम हुआ, कहाँ हुआ। संस्मरण लिखते समय लेखक इसमें निमग्न हो जाता है, स्वयं वह उसका एक पात्र बन जाता है संस्मरण का। ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई? शब्द सही उच्चारण बनेगा, शब्द भंडार, वाक्य योग्यता, देवनागरी लिपि, अलग अलग शैली, सृजनता आएगी, रचनात्मकता आएगी, वही सारे पॉइंट्स। मुहावरे, लोकोक्तियां, कल्पना शक्ति। और नैतिक स्मरण के शिक्षण के माध्यम से बच्चों में नैतिक गुण विकास होगा। ठीक है। एक दो पॉइंट इसमें से बता देना। आवश्यक सोपान क्या होते हैं, स्टेप्स क्या हैं?
तो पहले प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना यानी प्लानिंग। तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत स्मरण शिक्षण का समाहित किया जाता है। इसको प्रथम सोपान प्रस्तावना है। पहला स्टेप क्या है? प्रस्तावना। यानी कि इसका उद्देश्य है बच्चों में संस्मरण पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना, बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाना। ये चीज का आपने पालन करना है। बच्चों की पुरानी नॉलेज को टटोल कर लेकर आना, सवाल पूछ के। फिर प्रस्तुतिकरण। टीचर जो है वो एक उचित एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, बच्चों को शिक्षण के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है, एक शीर्षक देगा, बच्चों को टॉपिक देगा, ठीक है, और उसके ऊपर संस्मरण के चीजें बताएगा। अब संस्मरण तुम्हारा एक तो हो गया जो टीचर ने आदर्श वाचन किया, मतलब टीचर ने पहले आपको करके दिखाया, ओके। और एक हो गया अनुकरण, यानी बच्चों ने फिर टीचर की नकल करके एक संस्मरण लिखा। फिर व्याख्या तीसरा सोपान हो जाता है। तो वाचन के बाद टीचर जो है वो व्याख्या की ओर बढ़ेगा, एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेगा, ठीक है। संस्मरण वाक्यों की व्याख्या करना जरूरी है। फिर आता है उद्बोधन विधि, यानी कि शिक्षक जो कठिन शब्द है उनका अर्थ खुद ना बता के बच्चों को बोलेगा कि तुम इनके अर्थ ढूंढो, अलग अलग साधन यूज करेगा, ठीक है। जैसे ऋषि का अर्थ समझाने के लिए वो ऋषि का चित्र दिखा देगा, ठीक है, ऋषि का चित्र दिखा देगा कि ये ऋषि होता है। फिर प्रवचन विधि, इसके अंदर किसी शब्द का अर्थ बच्चों को उद्बोधित ना करवाया जा सके तो फिर शिक्षक प्रवचन विधि का सहारा लेगा, मतलब शिक्षक खुद कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों को बता देगा अनुवाद करके, ठीक है। फिर स्पष्टीकरण अंतिम विधि, ठीक है, इसके अंदर स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन किया जाता है। विचार विश्लेषण, यानी कि विचारों को तोड़कर और उनको समझना अलग अलग, ठीक है। फिर आकृति, संस्मरण के गद्यांश की आकृति करना भी आवश्यक है, क्या साइज होना चाहिए, ठीक है। इससे एक तो गद्यांश शिक्षण की दोहराई नहीं होती, टीचर को ये जाना जाता है कि विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान कहाँ तक हुआ है। फिर गृह कार्य, टीचर को कुछ होमवर्क देना चाहिए, ठीक है, जिसके आधार पे बच्चे कुछ गृह कार्य करके लाए। एकांकी, एकांकी होता है बेटा नाटक का कोई एक सीक्वेंस, एक इवेंट उठा लिया जाता है, वन एक प्ले होता है, उसको एकांकी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रामायण है, ठीक है, तो रामायण अगर दर्शाई जा रही है पूरी तो वो एक नाटक के रूप में दर्शाई जाएगी। अगर शुरू से दर्शाई जाए, जब दशरथ ने उसके माँ बाप को क्या बोलते हैं तीर मारा था, फिर श्राप मिला था, फिर राम को वनवास हुआ था, ठीक है, फिर सीता का अपहरण हुआ था, फिर तुम्हारा पुल बना था, फिर जंग हुई थी, सीता को वापस लाया गया, तो ये तो पूरा क्या हो गया, एक नाटक हो गया। मैं नाटक की तरह एक एक सीक्वेंस जो है लाइन वाइज अभिनय हो रहा है स्टेज के ऊपर, ठीक है, कि पहले ये आए फिर ये आए फिर ये आए। तो उसमें क्या हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, कैरेक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, वो नाटक हो जाता है। एकांकी क्या है कि मैंने इसी में से ही एक इवेंट उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने वो वाला दृश्य उठा लिया जिसके अंदर सीता जो है वो राम को कहती है कि ये कितना प्यारा हिरन है, मुझे इसको पकड़ के लाके दो, ठीक है। तो वो वाला जो सीन है तो उसमें उसके अंदर क्या है, एक ही बैकग्राउंड है। क्या बैकग्राउंड है कि उनकी कुटिया बनी हुई है, जंगल बना हुआ है पीछे, ठीक है, सीता बैठी हुई है पत्थर पर, और राम जो है, लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, और राम जो है वो तैयारी कर रहे हैं उस हिरन को पकड़ने की, ठीक है। तो बस इतना ही सीन मैं उसके अंदर दिखाऊंगी कि राम जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, हिरन को पकड़ रहे हैं, लक्ष्मण जो है वो सुरक्षा कर रहा है सीता माँ की, और सीता माँ इंतजार में बैठी हुई हैं, व्याकुल हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये एक इवेंट मैंने दिखाया पूरी रामायण का, इसको बोलते हैं एकांकी, वन एक्ट प्ले। तो इसी तरीके से समझा सकते हो आप एकांकी को पूरा। एकांकी के तत्व आ जाओ 244 पेज पे। तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तत्व क्या है कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनाएं एकांकी। तो पहले होना चाहिए बेटा कथा वस्तु। कथा वस्तु होता है कि उसका प्लॉट क्या है, प्लॉट यानी कि कौन सी जगह पे वो हो रहा है, किस टाइम वो हो रहा है,
क्या भाव है उस सीन के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने प्लॉट तैयार किया कि एक जंगल है, जंगल के अंदर एक कुटिया है, वहां पे सुबह का समय हो रहा है, ठीक है, और सब खाना खा रहे थे और तभी उन्होंने एक हिरन देखा, तो ये मेरा प्लॉट तैयार हो गया। ठीक है, ये होता है कथा वस्तु। उसके बाद पात्रों का चरित्र चित्रण, तो मैं कौन से कैरेक्टर्स यूज करूंगी। ठीक है, वो कैरेक्टर्स जो होंगे उनके चरित्र किस तरह से दिखाऊंगी, कि अब राम है तो वो भाई कौन सा वर्ड यूज होता है राम के लिए, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यही वर्ड यूज होता है ना। ठीक है, मतलब कि वो एक अच्छे इंसान के रूप में मैं उनको दिखा रही हूँ। लक्ष्मण को मैं केयरिंग भाई और केयरिंग देवर के रूप में मैं उस नाटक में दिखा रही हूँ। ठीक है, सीता माता जो है वो एक केयरिंग वाइफ है, बिल्कुल अपने हस्बैंड की, अपने देवर की वो सेवा भी कर रही है। ठीक है, उनकी उनको प्यार भी कर रही है, अच्छे से उनकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें चरित्र दिखा रही हूँ मैं उन लोगों का। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जब देखेगा उस चीज को तो उसको पता चलेगा अच्छा ये अच्छे लोग हैं, तो मुझे इनके जैसा बनना है। रावण को अगर मैं दिखा दूंगी तो रावण का चरित्र मैं कैसा दिखाऊंगी, गलत दिखाऊंगी, ठीक है, दुष्ट दिखाऊंगी, तो वो बच्चा रावण जैसा बनने की कोशिश नहीं करेगा। तो चरित्र निर्माण जो है वो बताना होता है कैरेक्टर्स का। फिर द्वंद्व, संघर्ष, यानी कि सभी प्रकार के संघर्ष दिखाने हैं। एकांकी में मानव जीवन पर आधारित होता है, एकांकी में द्वंद्व एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। ठीक है, कि उसके अंदर संघर्ष क्या है वहां पे, तो वो जंगल के अंदर है, वनवास पे है। ठीक है, अपना घर बार राजमहल छोड़कर वो आए हैं, ये चीज हम दिखा रहे हैं। फिर संवाद, डायलॉग। ठीक है, तो भाई अब एक नाटक आप दिखा रहे हो तो पात्रों का डायलॉग भी होना चाहिए। तो जैसे सीता ने बोला कि हे आर्य मेरे को वो हिरन लाकर दो, मुझे वो हिरन चाहिए, तो राम कह रहे हैं ठीक है सीते अभी लाकर देता हूँ। तो ऐसे डायलॉग होने चाहिए। भाषा शैली होनी चाहिए कि आप कौन से स्टाइल में लिख रहे हो। ठीक है, आपकी जो भाषा है, मान लीजिए आप जैसे पुरानी रामायण है वो उर्दू में लिखी गई है ना। फिर नई रामायण जो आई थी आपकी जो नई रामायण आई थी ना स्टार प्लस पे आती थी, वो शुद्ध हिंदी में थी। महाभारत थी तो पहले वो उर्दू में लिखी गई थी, है ना। टीवी पे जो पुरानी महाभारत आती थी उसमें उर्दू भाषा का इस्तेमाल होता था। अब जो महाभारत आई थी तुम्हारी अभी रिसेंट वाली स्टार प्लस वाली, उसमें क्या थी, शुद्ध हिंदी थी एकदम। तो भाषा की शैली जो है वो भी डिपेंड करती है कि किस स्टाइल में आप लिखोगे। उद्देश्य, फिर आपकी एकांकी का एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि एक मॉरल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो बच्चों तक पहुंचे। फिर अभिनेता, अभिनेता यानी अंतिम लेकिन नितांत अनिवार्य तत्व है। आधुनिक काल में असंख्य एकांकी अभिनेता के कारण ही सफल माने जाते हैं। ये रंगमंच पर अभिनीत होने के लिए लिखे गए हैं। अभिनेता यानी कि वो पूरा स्क्रिप्ट जो आपकी स्टेज के ऊपर परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, तो अभिनेता होता है कि जो आपके एक्टर्स हैं वो किस तरह से डायलॉग बोलेंगे, उनके हाथ कैसे चलेंगे, हाव भाव कैसे रहेंगे। ठीक है, फिर नाटक आता है। नाटक के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर कई सारे इवेंट्स होते हैं, वही जैसे रामायण महाभारत, तो उसमें अलग अलग इवेंट्स हैं हमारे, वो सब इसमें पात्र बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड चेंज होता रहता है। नाटक के भी ऐसे ही अंग हैं बेटा, पहले कथानक आपका प्लॉट होना चाहिए, फिर पात्र और चरित्र चित्रण होना चाहिए, फिर उसमें डायलॉग होने चाहिए। देश काल होता है, वातावरण, ठीक है, कि कौन से वातावरण के अंदर उसको आप अभिनय कर रहे हो। वातावरण यानी कि कौन सा टाइम चल रहा है, जैसे कि महाभारत की अगर मैं बात करूं तो कई सौ हजारों साल पहले की बातें चल रही है। भाषा शैली कौन सी यूज कर रहे हो, रस कौन सा है, अभिनेता कौन सा है, मतलब अभिनेता जो है वो किस तरह से उसको प्रस्तुत करेंगे। फिर इसमें फिर ये क्वेश्चन भी आता है, नाटक के विकास क्रम पे संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ठीक है, ऑप्शन में आता है ये कि कैसे अलग अलग युग में आपका नाटक में बदलाव आए। तो हिंदी नाटक का उद्भव विद्यापति के गौरव विजय से माना गया है। ठीक है, इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटकों को एक सही अर्थ और पहचान प्रदान की। उन्होंने भारत दूरदशा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी जैसे सफल नाटक लिखे हैं। नील देवी, सती प्रताप नाटकों की रचना करके उन्होंने भारतीय नारी के आदर्श प्रेम का वर्णन किया है। तो इनमें इसमें नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। द्विवेदी युग,
द्विवेदी युग को सुधारवादी युग कहा जाता है। इसमें मौलिक नाटक बहुत कम लिखे गए, अनूदित नाटक की रचना ज्यादा हुई। नाटककारों ने नारायण प्रसाद बेताब, राधेश्याम कथावाचक, एक्स्ट्रा, तुलसीदास शैदा आदि ने कुछ नाटकों की रचना की है, जैसे भक्त प्रहलाद, भारत दर्पण, महात्मा कबीर आदि कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद युग, इस युग में हिंदी साहित्य में ज्यादा नाटक लिखे गए हैं, विशेषकर जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, आदि ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। इसमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक नाटक की भी रचना हुई है। फिर प्रसाद उत्तर युग, इस युग में अश्क जी ने जय पराजय, छोटा बड़ा, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंजू दीदी आदि प्रसिद्ध नाटक की रचना की है। फिर आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट होती है बेटा किसी घटना या दृश्य के बारे में डिस्क्राइब करना, एक एक डिटेल, उसकी छोटी से छोटी डिटेल उसके अंदर ऐसे लिखना जैसे कि मानो पढ़ने वाला जब उसको पढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो घटना उसकी आंखों के सामने घटित हुई है। ठीक है, जैसे अब अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ तो आर्टिकल, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपेगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल इस तरह से छपेगा कि यहाँ हुआ था, इतने बजे हुआ था, ऐसे हुआ था, इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा था, एकदम से गिर गया, वहां पे बच्चे खाना खा रहे थे, ठीक है, फ्यूल पूरा भरा हुआ था, इस वजह से ब्लास्ट ज्यादा फैल गया, छत पे गिरा, ये हुआ वो, एक एक चीज। इसमें ना फर्स्ट पर्सन होगा, ना मैं, ना तुम, ठीक है, सिर्फ थर्ड पर्सन के बारे में इसमें बात होगी, फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं होगा, मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं कि किसी भी घटना, युद्ध, अकाल की वर्णन हो जाता है। ऐतिहासिक चीजों के ऊपर हम लिख सकते हैं, अकाल, बाढ़, अग्निकांड, ये सब हुआ है। ठीक है, विश्वसनीयता होती है रिपोर्टर पे, रिपोर्टाज पे, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज लिखी जाती है, घटना जैसी देखी गई है। चित्रात्मकता, इसके अंदर कुछ चित्र डाल दिए जाते हैं जिससे उसको बेहतर बनाया जा सके। भाषा सिंपल होनी चाहिए, हमारी फ्लुएंट होनी चाहिए। फिर ये उद्देश्य वही सब हैं जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, गुण वगैरह, सुंदर, सुडोल, प्रवाह, सरल, वही सब लिख देना। ठीक है, रिपोर्ट के एग्जाम्पल डाल देना एक दो, जैसे पानीपत में सांप्रदायिक तनाव पे रिपोर्ट, या जैसे बस स्टैंड पे बम विस्फोट हो गया, तो कल 9 अगस्त को प्रातः 8 बजे भीड़ भाड़ से भरे अति व्यस्त बस स्टैंड में बम विस्फोट हो गया, विस्फोट का जोरदार धमाका दूर दूर तक सुनाई दिया। ठीक है, तो इसमें ये नहीं आ रहा कि मैं वहां खड़ा था, मैंने सुना, मैं तुम, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, रिपोर्ट लेखन शिक्षण की विधियां। अर्थबोध विधि, इस विधि के अंदर शिक्षक बच्चों के सामने रिपोर्ट लेखन के गद्यांश का सस्वर वाचन करेगा, लाउड रीडिंग करेगा, ठीक है, और बच्चों को उसके अर्थ को समझाएगा। प्रश्नोत्तर विधि में सवाल पूछेगा, अनुकरण में नकल करेगा, बच्चे उसकी नकल करेंगे, व्याख्या में एक्सप्लेन करेगा, विचार विश्लेषण में उनके विचार जो है उनको एनालाइज करेगा। ये सब बता देना। फिर इसके सोपान, सोपान में भी वही है, पहले प्रस्तावना, यानी कोई उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को निकाल के लाना है, फिर उसको प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, इन सब के जरिए से। ठीक है, यूनिट 3 आपकी खत्म हो गई। यूनिट 4 आपकी साहित्य के ऊपर है, छोटी है। अच्छा, एक काम करो, चैप्टर 5 खोलो जरा पहले सारे, इसमें मार्क कर लो किस किस के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं और वो क्या है, जरा मार्क करो जल्दी से। पेज नंबर 291 पे आओ, देश की माटी कविता है, इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं 2-3 बार। ठीक है, साझे की खेती, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे उद्देश्य स्पष्ट करना इसका, जिसमें तुम्हारा कौवा और चिड़िया खेती करते हैं। इठलाती बूंद, तुम्हारा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, वो जो बूंद तुम्हारी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मीठे बोल, कविता है, ये पोयम है, इसमें मूल भाव पे क्वेश्चन आ रखा है कि इसका मूल भाव बताइए, लिख लो फटाफट फटाफट लिखते जाओ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी मार्क कर लो, जैसे कि
इठलाती बूंद में तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी, 294 पेज पे। मीठे बोल का मूल भाव मांगा गया है आपसे सवाल में। 295 पे दिव्या की चिट्ठी, ठीक है, इसमें भी आ रखा है कि उसने अपनी चिट्ठी में अपने पापा को क्या लिखा था, ठीक है, वो ये बताना है कि दिव्या ने क्या लिखा था, क्या क्या लाने को कहा था। फिर चींटी और मक्खी कविता है, इसमें मूल भाव मांगा गया है आपसे। मेरी गुजरात यात्रा, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। इसके अंदर 297 पेज पे सेकंड क्वेश्चन का खा पार्ट देखो, अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई थी, ये क्वेश्चन आ रखा है इसमें कई बार पेपर में। मार्क करते जाओ फटाफट, कर रहे हो ना या मैं अपने आप में बात कर रही हूँ? ठीक है। 299 पेज पे आओ, चांद का कुर्ता कविता है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि मेरा माँ जो है मेरा कुर्ता क्यों नहीं सी पाती है, क्योंकि उसका शेप बदलता रहता है। कर्म की जीत 300 पेज पे, इसका प्रतिपाद्य बताना होता है आपको, ठीक है, कर्म की जीत पे आता है। फिर आपका 303 पे आ जाओ, चुहिया का विवाह, इसका पेज नंबर 304 पे बेटा आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, नीचे से दूसरा, ऋषि ने चुहिया को कन्या कैसे बनाया और क्यों, ये क्वेश्चन आता है। फिर मेरा हरियाणा, ये कविता है, ये आती है, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर 306 पेज पे आओ, टपका, टपका तुम्हारा जिसमें उसको लगता है टपका कोई जानवर है, ठीक है, तो टपका का पेज नंबर 307 पे जो लास्ट क्वेश्चन है, कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई, ये क्वेश्चन आता है। फिर छोटी बातें बड़ी काम की, ठीक है, इसका सार आता है लिखने को, जैसे बिजली का दुरुपयोग ना किया जाए, ये सब। फिर 308 पे जो आपका अंगा वाला क्वेश्चन है ना बेटा, अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए, ये क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद पेज नंबर जो 12 मास है, 12 मास का 310 पे जो पहला क्वेश्चन है, कविता में किन किन देशी महीनों के नाम आए हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है, फाल्गुन चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, ठीक है। फिर आपका गुब्बारे पर चीता, इसका जो ख क्वेश्चन है, सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ, ये आ रखा है। फिर पानी तेरी अजब कहानी, इसका बेटा पेज नंबर 312 पे आओ, कवि क्वेश्चन नंबर क, कविता में किन किन चीजों में पानी को होना बताया है ये, और पानी के क्या क्या उपयोग कविता में बताए हैं ये दोनों क्वेश्चन मार्क कर लो। फिर पोंगल वाला मार्क कर लो, पोंगल क्या होता है, ठीक है, तो पोंगल नई सफल का त्योहार है, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है तमिलनाडु में। किसान खेतों से नया धान काट कर लाता है, गन्ने की फसल तैयार होती है, किसान खुश होता है, चावल का मीठा भात बनता है, सूर्य को चढ़ाया जाता है, ठीक है, 4 दिनों तक मनाया जाता है। फिर तुम्हारा पेज नंबर 315 पर आओ, सुनो सबकी करो मन की। फिर पेज नंबर 316 पे मोबाइल का बोलबाला, इसका का क्वेश्चन, किसने किसके बारे में कहा, ना मूछ ना पूछ फिर भी इसकी इतनी पूछ, तो जो टेलीफोन होता है वो मोबाइल फोन को कहता है कि ना तो मूछ है ना पूछ है, यानी तार है, फिर भी तेरे को मोबाइल फोन को ज्यादा अहमियत मिलती है। फिर आ जाओ तोको का देश, 318 पेज पे। तोको तुम्हारी एक नन्ही सी बच्ची थी जापान की, ठीक है, इसको जापानी होने पे गर्व क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद पेज नंबर 326 पे आओ, शेर और चित्रकार, इसको पढ़ना है कहानी को अच्छे से, ठीक है, इसमें 328 पे क्वेश्चन मार्क कर लो, ख, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए उपाय किया, क्या उपाय किया, ठीक है। फिर हॉकी का जादूगर, क्या, कौन सी वाली, 326, 326 शेर का शिकार, शेर और चित्रकार, ठीक है, और इस शेर और चित्रकार में एक क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 328 पे, ख वाला दूसरा, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया, ये करना है। हॉकी का जादूगर,
ये हॉकी का जादूगर अच्छे से पढ़ना है बेटा। ध्यानचंद्र सेंटर फॉरवर्ड की जगह हॉकी के मैदान में खेलते थे। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ, ये सब बातें इनके बारे में आपने पढ़नी है पूरा। हॉकी का जादूगर अच्छे से पढ़ना। इसके बाद पेज नंबर 334 पे आओ। सूरदास के पद, सूरदास के पद। इसमें आपने जो पहला वाला है ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसका जो सरलार्थ लिखा हुआ है कि हे माँ मैंने मक्खन नहीं खाया, सुबह होते ही तूने मुझे गायों के पीछे मधुवन में भेज दिया था, ये वाला सरलार्थ इसका अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद 338 पेज पर आओ बेटा। 338 ईदगाह, हामिद वाली जो स्टोरी है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर 339 हार नहीं होती, कविता है ये आपकी, ठीक है। फिर 341 धरोहर, कुरुक्षेत्र वाला है ये, ठीक है, धरोहर, इसको मार्क करो। फिर 344 पे आती है पाठ योजना आपकी। अच्छा, पाठ योजना क्या होती है, इसकी रूपरेखा, पाठ योजना का निर्माण, ब्लूम उपागम, RSCM, हर्बर्ट, गद्दे की पाठ योजना। अच्छा, पेज नंबर 358 पर आओ। 358, इस पे जो पहली पाठ योजना दे रखी है निबंध पाठ योजना, उसको मार्क करो। 360 पे निबंध पाठ योजना 2, उसको मार्क करो। 364 पे पद्य, पद्य यानी पोयम की पाठ योजना 3 मार्क करो। फिर 368 पेज पे व्याकरण की पाठ योजना 5 मार्क करो। फिर तुम्हारा सूक्ष्म शिक्षण तो छोटा सा है, प्रश्न कौशल है, इसमें उदाहरण कौशल है, व्याख्या कौशल है, स्टिमुलस वेरिएशन है। ओके, चलो अब बाकी का कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये सब मार्क करके रखो। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में अब तुम्हारा लेसन प्लान बचा है, माइक्रो टीचिंग बचा है, और कुछ कौशल्स बचे हैं, प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल, ठीक है, ये 2 बचे हैं। तो कल और परसों में इसको मैं खत्म कर दूंगी। हिंदी समझ आ गई? आसान है हिंदी, ठीक है। हिंदी के बाद बता देना कौन सा